चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आज हम लोग इसके आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले शब्दावली करते हैं। शब्दावली में आज हमारा है अनेक शब्दों के लिए अनेकार्थक शब्द। ठीक है, तो ये शब्दावली खोलिए, देखिए इसमें कौन सा पेज है। अभ्यास सेट 3 में होगा आपका। चलो, शब्द है, शब्द के साथ मेरे साथ बोलना है। शब्द है बेला। बेला का क्या क्या अर्थ होता है? अवकाश, समय, समुद्र की लहर। ठीक है, समुद्र की लहर के लिए भी बेला शब्द का प्रयोग कर देते हैं। सुनो इधर, ये बेला का अर्थ है। ठीक है, बेला का एक अर्थ ये भी है, बेला का एक अर्थ ये भी है। समझ में आई बेला क्या होती है? हाँ, तो वो समय के लिए ही तो बात कर रहे हैं वो, कि एक बेला जो घंटा, जैसे कि आपका अगर कोई सब्जेक्ट है तो 40 मिनट का है, तो कहते हैं ये पहली बेला चल रही है, दूसरी बेला चल रही है, मतलब पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, ऐसे। तो उसी तरह से समुद्र की लहर को भी बेला शब्द का प्रयोग करते हैं। अब एक पर्यायवाची में और एक अनेकार्थक में जब कोई मुझसे ये पूछता है कि ये शब्द होता क्या है, तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है कि और क्या बता रही हूँ ये यहाँ पे जो सारे शब्द हैं। अब जैसे देखो, शब्द है अमृत। अमृत शब्द का क्या क्या अर्थ होता है? तो अमृत शब्द का अर्थ होता है सुधा, यानी यहाँ अमृत का अर्थ वही है जो आप अमृत से लेते हैं, यानी जिसे पीने के बाद कभी मरेगा नहीं। अब अमृत का एक अर्थ जल होता है, यानी हम जल को भी अमृत के नाम से बोलते हैं। फिर मुक्ति मिलना, इस सांसारिक जीवन से मुक्ति मिलने के लिए भी कहते हैं कि अगर मुझे मुक्ति मिल जाए, यानी अमृत प्राप्त हो जाए, तो यानी उसे भी अमृत, मतलब मुक्ति को अमृत कहते हैं। कुछ लोग दूध को अमृत कहते हैं, क्यों? क्योंकि सर्वाहार है, जानते ही हैं। तो हमारे यहाँ कहें कि पृथ्वी पे जो दूध है हमारे लिए वो अमृत के समान है। शब्द है पारा। पारा को भी अमृत बोला जाता है। फिर वहीं पे स्वर्ग, स्वर्ग को भी अमृत कहते हैं, और अन्न को भी अमृत कह देते हैं। ठीक है, तो इतने सारे अर्थ इसके आते हैं अमृत के। आगे शब्द है गो। गो शब्द का क्या क्या अर्थ होता है? मेरे साथ बोलना है। गाय, नदी, तारे, आकाश, पृथ्वी, सरस्वती, इंद्र का वज्र, वाणी, माता, जल, दिशा, सांड, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, स्वर्ग, आंख। ये इतने सारे शब्द जो हैं ये इसके अर्थ हैं। यानी गो शब्द हम इन सब के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जब मैंने आप लोगों को शब्दों का वर्गीकरण समझाया था, उस दिन हमने पढ़ा था, तो फोटो बनाया था, तो याद है ना कि एक व्यक्ति था, उसके कई सारे नाम थे, तो वो क्या था? पर्यायवाची। और एक नाम के कई सारे व्यक्ति थे, वो क्या था? अनेकार्थक। तो ये वही अनेकार्थक है, यानी नाम तो एक है लेकिन अलग अलग कई प्रकार के व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी हम गाय को भी गो कह रहे हैं, नदी को भी गो कह रहे हैं, ठीक है, तारे को भी गो कह रहे हैं। तो इस तरह से ये शब्द आ रहे हैं। आगे आता है आपका शब्द खल। खल का अर्थ क्या होता है? अब जैसे मान लो आप यूपी से आ रहे हो, पश्चिमी यूपी के आसपास है, तो खल का मतलब वही जो भैंसों को खिलाया जाता है। ठीक है, तो खल, तो वो है आपका खरल। ठीक है, जो खल, जिस खल का मतलब जो आप समझ रहे हो उसे खरल कहते हैं। अब खल का मतलब एक दुष्ट भी होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसको भी खल कह देते हैं। चुगलखोर जो होता है उसको भी खल कहते हैं। अब देखो, शब्द को याद करने का तरीका है, मान लो कोई चुगली करता हो, आप उसे बोलेंगे तू तो बड़ा ही चुगलखोर है, तो बुरा मानेगा, कह दो भाई तू तो बहुत खल आदमी है। अब उसे पता होगा तो बुरा मानेगा, नहीं पता होगा तो कहेगा कि यार इसने मुझे भैंस वाली खल बोला। वो ये सोचेगा भाई इसने मुझे भैंस वाली खल क्यों बोला, फिर ये सोचता रहेगा वो अपने दिमाग में। ठीक है, तो शब्द भी याद हो जाएगा आपको। एक खल का अर्थ होता है तलछट। तलछट मतलब तलहटी जो होती है उसके लिए बोलते हैं, पानी के अंदर जो। और खल का मतलब धतूरा। ठीक है, आगे शब्द है घोर। घोर शब्द का क्या अर्थ होता है? जैसे भयानक, बहुत अधिक, बहुत बुरा या घना। तो आप इन सारे शब्दों का प्रयोग अलग अलग करते हो। जैसे कहते हैं कि यह तो घोर अन्याय है, जो बोलते हैं, तो घोर अन्याय मतलब बहुत अधिक अर्थ आ गया वहां पर। ठीक है, कहते हैं कि अगर मान लो कहें कि घोर अंधेरा हो रहा था, तो घोर अंधेरा में तो भयानक आ गया, या घोर वर्षा हो रही थी तो उसका अर्थ भयानक से आ जाता है। तो ऐसे आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी। आगे शब्द है अक्ष। अक्ष का क्या क्या अर्थ होता है? चौसर का पासा, जो चौसर का पासा होता है उसे अक्ष बोल देते हैं। ठीक है, धुरी, धुरी के लिए यानी केंद्र जो होता है उसके लिए अक्ष कह देते हैं। अक्ष माने आंख हो जाता है। अक्ष माने कील, कील जो होती है उसके लिए। और रथ, रथ को अक्ष कह देते हैं। ठीक है, चलो आगे शब्द आता है अज। अज शब्द किस किस के लिए प्रयोग करते हैं? जिसका जन्म ना हो सके, यानी ईश्वर के लिए हम अज कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि अज माने ईश्वर होता है। ठीक है, अज माने ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ है, यानी वही। ठीक है, बकरा को संस्कृत में अज कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में अगर बकरा का संस्कृत पूछा जाए तो अज हो जाएगा। ठीक है, राशि का नाम होता है अज। ठीक है,
और मेस, मेस माने भेड़ होती है, उसके लिए भी अज शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे शब्द आ गया कलुष। कलुष शब्द का क्या क्या अर्थ होता है? कलंक के लिए कलुष शब्द का प्रयोग कर देते हैं, अपवित्रता के लिए कलुष शब्द का प्रयोग कर देते हैं, गंदगी के लिए, पाप के लिए। ठीक है, आगे शब्द आता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का प्रयोग हम धारदार, कोई चीज धारदार है तो कह देते हैं बड़ी ही तीक्ष्ण है। ठीक है, चरपरा मिर्ची होती है, चरपरी होती है, कहते हैं बड़ी तीक्ष्ण मिर्ची है। ठीक है, प्रचंड, प्रचंड के लिए तीक्ष्ण शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जैसे मान लो प्रचंड लहर आ रही है, तीक्ष्ण लहर कह देते हैं उसे। ठीक है, उग्र, तेज, प्रखंड, ये शब्द आ जाते हैं, इन सबके लिए तीक्ष्ण शब्द का प्रयोग कर देते हैं। आगे शब्द है अर्क। अर्क मैंने कल पर्यायवाची पढ़ाया था, परसों। किसका था? किसका पर्यायवाची था? अरे नकल भी करके बोल सकते हो, सामने दिया हुआ है पहला एक अर्थ सूर्य। ठीक है, हाँ, तो अब वहां पे हमने सूर्य का पर्यायवाची पढ़ा था, अब ये अर्क के अर्थ पढ़ेंगे आप यहाँ पे। तो अर्क हो गया सूर्य के लिए। ठीक है, मदार का जो पौधा होता है उसका नाम अर्क हो गया, और इंद्र, इंद्र का नाम अर्क हो गया। स्फटिक, स्फटिक मतलब जैसे कोई चीज जैसे विस्फोट जो होता है ना, उसके लिए कहते हैं, तो अर्क कह देते हैं। और काढ़ा यानी वो रस, जूस जिसे हम बोलते हैं, तो अर्क कह देते हैं। जैसे तुलसी के पत्ते का अर्क बोलते हैं ना, तो क्या तुलसी के पत्ते का रस। ठीक है, तो वही आ जाता है। आगे शब्द है इड़ा। इड़ा शब्द हम प्रयोग करते हैं किस किस के लिए? पृथ्वी के लिए, गाय के लिए, वाणी के लिए, स्तुति। स्तुति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। ठीक है, गुणगान, पर्यायवाची में आता है बहुत ज्यादा ये शब्द। अन्न के लिए प्रयोग करते हैं, स्वर्ण के लिए प्रयोग करते हैं, स्वर्ण मतलब सोना। ठीक है, दुर्गा के लिए प्रयोग करते हैं, नाड़ी विशेष, एक इड़ा नाम की नाड़ी होती है हमारे शरीर में, तो उसके लिए आ जाता है। अब ध्यान रखना, पर्यायवाची में इड़ा शब्द आ जाता है अक्सर। तो ये जो वाणी है ना, यहाँ इस वाणी का मतलब अपने दिमाग में सरस्वती लगाइएगा। इड़ा माने सरस्वती भी होता है। ठीक है, और ये पर्यायवाची में आता है। तो वाणी जहाँ पे कभी शब्द दिया हो तो वाणी का मतलब है ना सरस्वती मान लेना, क्योंकि वाणी शब्द सरस्वती का भी पर्यायवाची होता है। हाँ, वो इला अलग है, ये इड़ा है, वो इला भी होता है और इड़ा भी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी के लिए आता है ये इड़ा। ठीक है, आगे शब्द आ रहा है हमारा जन। जन, जन हम किस किस के लिए प्रयोग करते हैं? लोग, लोग के लिए जन का यानी प्रजा के लिए, गवार के लिए यानी गांव का व्यक्ति। ठीक है, अनुचर, जो अनुचर अनुकरण करता है उसके लिए जन का, समूह के लिए, भवन के लिए जन शब्द का प्रयोग कर देते हैं, मजदूरी के लिए, और 7 लोकों में से एक लोक का नाम है, जैसे पृथ्वी लोक ऐसे ही जन लोक भी है। तो 7 लोग आते हैं, मतलब अब जैसे पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, ऐसे ही और भी पता नहीं कितने हैं। तो नर्क लोक और पाताल लोक एक ही तो बात होती है? नहीं, अलग होता है। हाँ, नर्क लोक भी, हाँ नर्क लोक भी अलग ही आ जाएगा। ठीक है, पाताल लोक तो नागों का कहा जाता है ना, नागों का लोक। चलो देखो आगे आता है जोड़, जोड़ना। तो उसी शब्द का मतलब हो जाएगा योग, मेल, गांठ, वह टुकड़ा जो किसी चीज में जोड़ा जाए उसको कह देते हैं जोड़। जैसे कपड़े में लगा दिया तो कि ये जोड़ है। किसी की बराबरी कहते हैं ना, इसका क्या जोड़ है, मतलब बराबरी के लिए आता है। छल और दाव, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। आगे शब्द आता है अर्थ। अर्थ शब्द का क्या अर्थ होता है? अर्थ शब्द का हम अलग अलग अर्थ लेते हैं। अभिप्राय, किसी चीज का अभिप्राय, प्रयोजन से, काम, मामला, इच्छा, हेतु, उद्देश्य, हेतु मतलब उद्देश्य आ जाता है। धन संपत्ति, अर्थ जब हम रुपये पैसे से लगाते हैं। इंद्रियों के विषय, जैसे शब्द यानी बोलना, स्पर्श छूना, रस रूप यानी स्वाद जब हम लेते हैं, गंध यानी सूंघना। ठीक है, उपयोग के लिए और मूल्य के लिए। ठीक है, तो ये अर्थ शब्द के इतने सारे हमारे अर्थ होते हैं। तो ये आपके अनेकार्थक शब्द हैं, इनको आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कल की क्लास में हमने पॉइंट नंबर 7 तक कर लिया था, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 कह रहा है कि प्राय आकारांत और इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपको यहाँ पे बात समझ में आई ना, कारांत हमने कल जान ही लिए थे। तो आकारांत मतलब जिसका अंत आ से हो रहा है, और इकारांत का मतलब जिसका अंत दीर्घ ई से हो रहा है। तो इस तरह के शब्द जो हमें देखने को मिलते हैं प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। प्राय लगा दिया तो मतलब इसमें अपवाद भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे शब्द दिया है रमा, सीता, गीता, दीपा, ललिता, सुषमा, अनुजा, कली, नदी, रोटी, टोपी, बोली आदि, ये शब्द हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। अब इनमें अपवाद भी हैं, तो जो अपवाद आएंगे इनमें कुछ उदाहरण जो है आपको वचन में मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है वहां पर भी कि कौन कौन से शब्द हैं हमारे जो आकारांत होते हुए भी क्या है? पुल्लिंग है। आगे शब्द आता है पॉइंट नंबर 9 कि यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट,
आवट, आई, ई, ये प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाता है तो वो शब्द चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, उससे बनने वाला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग ही बनता है। जैसे उदाहरण में दिया है आपका शब्द है मनुष्यता, तो ये किससे बना है? मनुष्य शब्द से। मनुष्य क्या है? पुल्लिंग, और उसमें ता जोड़ दिया तो मनुष्यता स्त्रीलिंग हो गया। पशु में ता जोड़ दिया पशुता, कवि में ता जोड़ दिया कविता, गुरु में ता जोड़ दिया गुरुता, प्यास मिठास, घबराहट घबराना में आहट जोड़ दिया चिल्लाहट, सजावट, रुकावट, बनावट, मिलावट, लड़ाई, गर्मी, दूरी, हंसी, बोली, धमकी, बड़ाई आदि। आप लोगों को याद होगा मैंने प्रत्यय में आप लोगों को ये पॉइंट समझाया था कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों में लग के आगे क्या बना देते हैं, उसका स्त्रीलिंग बना देते हैं। तो यहाँ पे आता है, अब यहाँ से आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से वह कौन सा प्रत्यय है जो किसी शब्द में लगने पर उसका स्त्रीलिंग बना देता है। तो ऐसे आहट या आवट या आई, इस तरह के प्रत्यय आपको दे दिए जाते हैं। तो आपको वहाँ ध्यान देना होता है, विकल्प में आपको मिल जाता है अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे शब्दों को तोड़कर। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग से संबंधित कुछ अन्य तथ्य जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा था वो तो हम देख रहे थे, मतलब कि कुछ चलो मतलब कि इस तरह से हम ट्रिक इसमें अपना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलो इनमें जो जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और देखो यही वो पॉइंट है जो मैं कल कह रही थी कि अगर कोई आपसे कहे कि हिंदी में उभयलिंग होता है तो आप उससे ये पॉइंट निकाल कर पूछ सकते हैं कि अगर उभयलिंग होता है प्रधानमंत्री या वकील, तो फिर इन शब्दों को क्यों नहीं उभयलिंग में रहने दिया, इनको हम क्यों बदल रहे हैं। पॉइंट क्या कह रहा है कि कुछ तत्सम शब्द जिनका हिंदी में लिंग बदल गया है, जैसे दिया है महिमा, तत्सम में क्या था? पुल्लिंग, और हिंदी में क्या हो गया? स्त्रीलिंग। आत्मा, तत्सम यानी संस्कृत में क्या था? पुल्लिंग, और हिंदी में क्या हो गया? स्त्रीलिंग। जैसे देह, देह तत्सम में क्या था? पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग हो गया हिंदी में। जैसे देवता, तत्सम यानी संस्कृत में स्त्रीलिंग में आता था, लेकिन हिंदी में क्या हो गया? पुल्लिंग। उसी तरह से विजय और मृत्यु, ये दोनों ही संस्कृत में पुल्लिंग में आते थे, लेकिन हिंदी में क्या हो गए? स्त्रीलिंग। इसी तरह से किरण शब्द पुल्लिंग होता था तत्सम में, और हिंदी में क्या हो गया? स्त्रीलिंग। उसी तरह से समाधि और राशि, ये पुल्लिंग होते थे, लेकिन हिंदी में क्या हो गए? स्त्रीलिंग। उसी तरह से वस्तु उभयलिंग होता था, लेकिन हिंदी में क्या हो गया? स्त्रीलिंग। आयु उभयलिंग होता था, लेकिन हिंदी में क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो अब यही सोचो कि अगर उभयलिंग को हिंदी में मान्यता दी जाती तो फिर हम वस्तु और आयु को भी तो उभयलिंग में ही रख सकते थे, क्या जरूरत थी हमको उसको पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में रखने की। तो इसीलिए ध्यान रखना कि हिंदी भाषा में उभयलिंग नहीं है तो नहीं है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि कुछ शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जाता। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था ना शब्दों में कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग बन जाते हैं, और कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, और कुछ होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो इसी में से हम यहाँ पे कुछ उन उदाहरणों को लिखेंगे जो हमारी परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे शब्द आता है सुहागिन। आपसे परीक्षा में प्रश्न करेगा सुहागिन का पुल्लिंग बताइए, और पहला विकल्प दे देगा सुहाग, और एक विकल्प देगा इनमें से कोई नहीं या नहीं होता है, ऐसा कुछ देगा। ठीक है, तो सुहागिन ये स्त्रीलिंग होता है, इसका पुल्लिंग नहीं होता। अब जैसे मान लो आपने कहा कि सुहाग, अब ये बताइए कि सुहागिन का सुहाग कैसे हो जाएगा पुल्लिंग? सुहागिन माने क्या होता है? वह स्त्री जिसका पति जीवित है। अब इसका जब पुल्लिंग आप बना रहे हो तो क्या होना चाहिए? वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित है, मरी हुई, विलोम बना रहे हो क्या? यानी वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित है। तो अब उसको एक शब्द में आप क्या बोलोगे? क्या आप उसको एक शब्द में सुहाग कहते हो? सुहाग किसका पर्यायवाची है? पति का। तो सुहाग कैसे हो जाएगा सुहागिन का पुल्लिंग? समझ गए ना? तो ऐसा नहीं होता, पति के लिए बस ये है कि पत्नी मर जाए तो उसके लिए विदुर कह देते हैं, विधुर। ठीक है, और बाकी जिंदी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसे वो बताता ही नहीं है कि पत्नी जिंदी भी है या है भी, या शादीशुदा है भी या नहीं है। देखो स्त्री तो बताती है, मांग में सिंदूर भरेगी, गले में मंगलसूत्र पहनेगी, हाथों में चूड़ियां पहनेगी, सबको बताती है ढोल बजा बजा के, ठीक है, कि मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई है। लेकिन पुरुष कुछ नहीं बताता, वो कभी नहीं बताता। क्यों बताएगा? क्योंकि फिर मजे कैसे करने हैं उसको, या दूसरों पर डोरी कैसे डालने हैं, ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो आप शब्द लिखो, देखो सुहागिन, उसके बाद शब्द आ गया सौतन। सौतन का पुल्लिंग नहीं होता। सौतन किसे कहते हैं? पुरुष की दूसरी पत्नी है ना, आपस में दोनों स्त्रियों के आपस में क्या हो जाएंगी? सौतन हो जाएंगी। अब पुरुष ने अब जो मतलब
पत्नियां हैं वो 2 पुरुष तो नहीं रखती हैं, तो वो कि वहां पे सौत तो नहीं बनाया हुआ, सौत भी सौतन को ही कहते हैं। देखो एक चीज मैं बताऊंगी, कल भी मतलब उस दिन भी यहाँ पे कह रहे थे जैसे आप ही कह रहे हैं ड्रम में। मुझे एक बात बताइए, इतने सालों से कोई दहेज के नाम पे जला दी गई, किसी को फांसी लगा दिया गया, कोई अपने पति से दुखी होकर आत्महत्या कर रहा है, कोई घर टूट रहा है, ये हो रहा है, या इतना सुनो तो सही बात मेरी, पहले सुन लो, अब जब तुम्हारी सुनिए तो मेरी सुन लो। कई इतने सारे रेप केस आते हैं, निर्भया हत्याकांड जैसा केस आता है, कहीं पे किसी ने तेजाब डाल दिया, पूरी जिंदगी खराब हो गई, उसकी उजड़ गई, ये हो गई। महिला समाज तो दहशत में नहीं आया। एक मुस्कान आ गई, एक मुस्कान आ गई तो पूरा समाज इतना दहशत में आ गया कि उसका उदाहरण देना छूट ही नहीं रहा। बेटा देखो तुम जो कह रहे हो ना 100 मुस्कान आ रही हैं। अब एक बात और तुम्हें कहती हूँ, किसी कवि ने ना खूब लिखा है कि इस जहां में कोई पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। ठीक है, तो अब सुनो कि मुस्कान ने सौरभ को सीमेंट में चुना ना होता अगर मुस्कान के साथ साहिल ना होता। अब ये बताओ कि जो साहिल को पता नहीं था कि मुस्कान शादीशुदा है, तुम उनकी स्टोरी लेके आए हो, मतलब कितनी देखो तरफदारी। अब बात जब अपने पे आ रही है तो नहीं, आप नहीं। एक बात बताओ, सुनो, देखो जीवन में मैं कभी किसी एक का पक्ष नहीं लेती, मैं हमेशा जो कहती हूँ दोनों के लिए बराबर कहती हूँ। ध्यान रखो, जो पति घर में शादीशुदा होने के बाद, यानी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, और उसके बाद बाहर गर्लफ्रेंड रखता है, तो उसमें वो उस पति की ही गलती नहीं है, उस लड़की की भी है जो ये जानने के बावजूद कि ये शादीशुदा है और उसके साथ रहती है। नहीं बताते हैं वो, पता कैसे बताते हैं, मैं बहुत बेचारा हूँ, मेरी पत्नी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी, मेरे घर वालों ने बंदूक रख ली थी मेरे सर पे, इतनी टेंशन थी। अब उससे ये पूछे वो लड़की कि तेरी सुहागरात भी बंदूक रख के करवाई होगी, 3-4 बच्चे जो पैदा करके बैठा है ये भी बंदूक करके ही करवाए होंगे, और फिर उसके बाद कि मुझे घर से कुछ नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता। अब वो उधर से प्यार देने की कोशिश करेगी, कितना बेचारा है, इसे प्यार नहीं मिला तो मैं इसे प्यार देती हूँ, तो बेवकूफ तो वो भी है। अब उसके बाद कोई स्त्री शादीशुदा है और शादीशुदा होके अब उसका पति बाहर जा रहा है कमाने के लिए, अब वहीं गांव का उसका प्रेमी बन जा रहा है, अब 3-3 4-4 बच्चे छोड़ के उस प्रेमी के साथ अपना जीवन व्यापन करने आ रही है, तो क्या उस औरत की गलती है? उसकी नहीं है जिसको दिख रहा है कि 3 बच्चों की माँ है ये और मैं इसके साथ लगा फिरा हूं। तो दरअसल बात क्या है, अब मेरी भाषा शैली थोड़ी बिगड़ जाएगी, मजे लेने के लिए सारे नाटक हैं और कुछ नौटंकी नहीं है ये जो आज। और एक बात मैं बता रही हूँ, आप लोगों के दिमाग पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, ये शॉर्ट वीडियो में कोई इन्फ्लुएंसर है, उसने कह दिया पति है, हाय पत्नी ये, हाय पत्नी ये, हाय पत्नी वो, तो सारे जितने भी पति हैं वो रोने लग गए, हाँ मेरी भी पत्नी, मेरी भी पत्नी, मेरी भी पत्नी। अब कोई लड़की है, उसने कह दिया हाय पति ये, हाय पति ये, तो सारी जो पत्नियां हैं वो रोने लगी, मेरा भी पति वैसा, मेरा भी पति वैसा। एक बात बताओ, जब इतनी ही बुरी चीजें हैं, इतनी आफत आ रही है, तो साथ क्यों रह रहे हो? किसने मना किया है कि तुम्हें यहाँ रहना? ये कौन तुम पे दबाव डाल रहा है? छोड़ के बैठो ना अपने घर। नहीं, तलाक लेंगे, तलाक के दूसरे दिन ही अगली शादी के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। क्यों क्यों? जब इतना ही बुरा था परिवार, या इतनी बुरी थी पत्नी, या इतना ही बुरा था पति, तो फिर तुम दूसरे की तरफ क्यों भाग रहे हो? और एक बात आप लोगों को बता दूं, ये जो जितने भी लोग ये बोल रहे हैं ना कि शादी बुरी है, या शादी नहीं करना, या पत्नी बुरी है, या पति बुरा है, एक अगर बिना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हो तो नाम बदल देना मेरा, मैं ऑनलाइन कह रही हूँ ये बात। बेटा ऐसा नहीं है जैसे तुम उछल रहे हो ना, हकीकत आपको भी पता है, ये जितने भी लगाते हैं ना इल्जाम, ये सच्ची बात है। जिसको नहीं मिलता है ना वो ये तड़पता रहता है, शादी हो जाए, शादी हो जाए, चल लड़की है या लड़का। लेकिन बात है गांव के कैसे हो, पता है आज के हमारे युवा पीढ़ी की ना एक ऐसी समस्या आ गई है कि मजे तो लेना चाहते हैं पर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। बेटा हर चीज के साथ ना कहते हैं ना, अगर गुलाब की चाहत रखते हो ना तो कांटा भी आएगा। ये मत सोचो कि सिर्फ गुलाब गुलाब मिल जाएगा, अगर ऐसे सोचते हो ना फिर तो जीवन में यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो आप ऊपर ही रहते। इस जिंदगी में आए हो तो मैं आप लोगों को एक बात यही कहना चाह रही हूँ, बात चल रही है तो याद रखो, जीवन में ये जो 10 सेकंड की वीडियोस आती है ना, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। जो कह के वो खुद तो मजे ले रहे, उनसे ये पूछो खुद तो मजे ले रहे, अगर इतना ही दुखी होता ना तो इतना कहने पे ना पत्नी भूत बना देती, या पत्नी अगर इतना बोल रही है, अगर पति इतना ही बुरा है तो तुम्हारी वीडियो देख के वो नहीं देख रहा तुम्हारी वीडियो, वो नहीं तुम्हारा भूत बना देगा। पर बात यह है, उनको तो अपने पैसे, अपनी चीजें, अपने फॉलोवर, अपनी ये सारी चीजें, लोगों को हंसाना या जो भी करना, उनका अपना ये उद्देश्य है। पर खराब हो रहा है हमारा समाज, हमारे बच्चे आज के जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहते। अब इसी में एक बंदा कैसा बोल रहा था, मैंने देखा शॉर्ट वीडियो में,
कह रहा देखो दोस्तों, मैंने शादी नहीं की तो मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, कहा तुझे संपत्ति भी नहीं मिलेगी, और मेरे भाई ने शादी की तो मेरे भाई को संपत्ति दे दी। बताओ देखो कैसा जमाना है, कैसे साजिश करते हैं। क्यों भाई, जब तुम शादी करके बीवी बच्चे की जिम्मेदारी लेने की जहमत नहीं उठा सकते तो बाप की संपत्ति में हिस्से की उम्मीद क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? बाप तुमको कमा के अगर दे रहा है तो इसलिए दे रहा है क्योंकि तुम बाप की पीढ़ी मतलब प्रथा को आगे लेके जा रहे हो। वो आगे ले जा, जब तुम उसकी बात ही नहीं मान रहे या उसके वंश को आगे ले जा ही नहीं रहे तो उसकी संपत्ति में क्या इच्छा रख रहे हो? तो सोचो, इसीलिए बता रही हूँ, यहाँ पे आए हो तो नजरिया बदलो और ये सारी चीजें मत करो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया यहाँ पे कि तुम यहाँ जब आए ना नौबत की उनको अब एक सहारे की जरूरत है, तब तुम अपनी मेरी स्वतंत्रता, मैं अकेला, जैसे वो IITN बाबा है कहता है अपनी माँ के लिए कि मेरा बाप मेरी माँ को गोला लाठी लगा के मारता था तो माँ बाप के टॉर्चर को देख के मैं शादी नहीं करूंगा। उस दुष्ट से पूछो कि अपनी माँ को पिटता हुआ छोड़ आया। अगर इतना ही दर्द था माँ का तो अपनी माँ को बचाता तो सही। या फिर अगर तुम्हें लगता है कि माँ बाप इतने बुरे थे तो शादी करके पत्नी को बहुत प्यार से रख के बच्चा पैदा करके उसको प्यार से बिना अपने सपने थोपे हुए उसको प्यार से पाल के अपने माँ बाप को बताते कि ऐसे चलता है परिवार, ऐसे पलते हैं बच्चे, ऐसे नहीं जैसे तुमने पाला है। तुम नशा करने के लिए साधु बन के और आज गाली दे रहे हो माँ बाप को। ऐसे नहीं होता बेटा, पिटे। अब ये बताओ आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने माँ बाप से न पिटा हो? बताओ मुझे। सब पिटे, और इतने पिटे हैं कि मतलब कैसी कैसी बातों पे पिटते हैं। बाहर खेलने क्यों गया तो पिटा, बाहर खेलने नहीं गया, जा नहीं रहा तो पिटा। अब आपने मतलब आपको पीट दिया, आप रो गए तो पिटा, अगर आप नहीं रोए तो आंख दिखा रहा है तो पिटा, खाना खा लिया तो पिटा, ना खाया तो पिटा, अगर ये कह दिया घर छोड़ के चला जाऊंगा तो पिटा, अगर आपने ये बोल दिया कि मुझे मारते रहते हो मैं मर जाऊंगा तो कह रहे मर के दिखा तुझे मारूंगा, और पिटेगा। भाई छत पे से गिर गए खेलते हुए, आपको चोट लग गई, आज के माँ बाप तो कहते हैं अरे मेरे बच्चे को लग गया, हमें क्या, वहां पिटाई होती थी। तो कौन सा ऐसा बच्चा नहीं पिट रहा भाई? लेकिन आज उसने क्या किया, ऑनलाइन ये बात बोल के हमारे बच्चों के दिमाग में और ऐसा भर दिया। मुझे इतने बच्चे मिले हैं कहते हुए कि हमारे मम्मी पापा ने मारा, ये मारा, वो मारा, ऐसे किया। भाई मैं पता है आखिरी लास्ट में कब पिटी हूँ? मैं फाइनल ईयर में थी ग्रेजुएशन में, और पता है किस बात पे पिटी हूँ? मैंने पूजा की और मतलब मुझे बोला था कि पूजा कर लो, तो ऐसा था कि मैंने रात को मैं 11 बजे नहाई थी तो मैंने उस समय अपने कपड़े चेंज किए थे। अब सो के उठ के आई थी सुबह में 7 बजे, तो मैंने वही कपड़े जो रात में जिनको पहन के सोई थी वही कपड़े पहन के मैं पूजा पे बैठ गई, और मेरी बहन ने पीछे से बोल दिया तुमने कपड़े चेंज नहीं किए रात वाले। तो मैंने कहा तो क्या हो गया, मैंने कोई अभी मैं कोई ऐसी चली गई कि जहां मेरे कपड़े गंदे हो गए, रात में ही तो पहने। तो उतनी ही देर में मेरी मम्मी ने पीछे वो रही होती है ना दूध बेलने वाली, ऐसे मारी पीछे से खींच के, जवान चलाती है, एक तो उल्टा काम कर रही है ऊपर से जवान चलाती है। और इस मतलब वहां पे मैं पिटी लास्ट में। मेरा भाई आज भी हंसता है, कहता है कि दीदी का जब कंधा सूज रहा था मैं तब देख रहा हूँ, मुझे गुस्सा आया था कि इतनी बड़ी। तो बताओ क्या मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं मेरी माँ से लड़ूं, नफरत करूं, या उन्हें छोड़ दूं, या त्याग दूं, उन्हें कर दूं? अरे आज भी मेरी माँ को कोई कष्ट होता है, सबसे ज्यादा मेरे से ही प्यार करती है, मुझसे पूछती है। तो ये सारी चीजें कुछ नहीं होता। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ बेटा, ये जितनी भी चीजें आ रही है ना बाहर मार्केट में, आधी से ज्यादा चीजें आपको सच्चाई नहीं पता कि वहां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अपने जीवन में उनको ऐसे भरो मत, ये गंदगी है। ठीक है, चलो बहुत लंबा लेक्चर हो गया, आप लोगों को डांट भी पड़ गई। अब देखो यहाँ पे लिखो, इसमें दूसरा शब्द लिखो, संतान। औलाद। जैसे शब्द आता है पुलिस, देखो यहाँ जो शब्द मैं लिख रही हूँ ये आपके परीक्षा में आए हुए हैं, जैसे सरकार, फौज, सेना आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग होता है, ये स्त्रीलिंग रूप में होते हैं, इनका कोई पुल्लिंग नहीं होता। अब जैसे देख लो, मान लो संतान शब्द है, अब संतान में चाहे लड़की हो या लड़का, हमेशा माँ बाप क्या कहते हैं, मेरी संतान। औलाद शब्द में लड़की हो या लड़का, मेरी औलाद। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग में होते हैं। आगे आता है, लिख लिया ये। तीसरा पॉइंट आता है कि कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है पुल्लिंग में, जैसे गरुण, बाज, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, गेंडा, चीता, मच्छर, खटमल आदि आदि। ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द में आ रहे हैं। और प्राणियों का नाम मतलब यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो, जानवरों का। ठीक है, मनुष्य को छोड़कर कुछ होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे दीमक, चील, जू, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, तितली आदि आदि। अब यहाँ से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न बनता है प्रश्न ये कि चींटी का पुल्लिंग बताइए। तो विकल्प में आपको दिया होगा चीटा,
चैंटा, नर चीटी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर जो होगा नर चीटी, चैंटा नहीं होगा, ठीक है, और चीटा नहीं होगा, ध्यान रखो। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा नहीं है अपने जीवन में कि आप चीटी किसे बोलते हो, चैंटा किसे बोलते हो? जैसे आप मकोड़ा और मकड़ी क्या होती है? अरे चीटी और मकोड़ा, इनमें अंतर होता है भाई, एक बात कैसे हो जाएगी? ए, वो उस संघ का है, ये आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं जो 6 टांग वाले होते हैं, लेकिन उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। चीटी और चैटा तो बहुत अलग है। ये मकोड़ा मकड़ी वाला उसमें आता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप, इतनी सी बड़ी चीटी होती है, दिख रही है ना पीछे तक, ये ज्यादा मोटी हो गई है यहाँ पे, पर इतनी, अरे इतने अकॉर्डिंग इतनी छोटी सी चीटी होती है, और जो आप चीटा बोलते हो वो कितने, थोड़ा बड़ा होता है। तो आप सोचो कि एक नर और एक मादा, इतना अंतर कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अरे नहीं होता भाई, इतना कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर ये जो चीटी है ना, ये छुटकी सी, इस छुटकी सी चीटी में नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं, और ये जो मोटी सी चीटी होती है ना, इसमें नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। और ऐसे ही पंखों वाली चीटी देखी होगी आपने, तो उसमें भी, हाँ ठीक है। और जैसे काली चीटी, लाल चीटी जो ये आती है, तो ध्यान रखना ऐसे शब्द। अब इसी तरह से मान लो एक शब्द आता है, जैसे आ गया कोयल शब्द है, कोयल का अगर पुल्लिंग पूछा जाए तो क्या बताते हैं? कोआ बताते हैं ना, कोआ नहीं होता। कोयल का विलोम है कोआ। कैसे? कोयल मीठा बोलती है और कोआ कर्कश बोलता है, तो इसलिए। लेकिन अगर कोयल का आपसे पुल्लिंग पूछा जाएगा तो नर कोयल आप कहेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे एक बात लिखनी है, नोट में आपको लिखना है, लिखिए, ऊपर लिखे शब्दों का, ऊपर लिखे शब्दों का ऊपर लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग बनाते समय, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग बनाते समय मादा अथवा नर शब्द का, मादा अथवा नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऊपर लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग बनाते समय मादा अथवा नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, जैसे नर चीटी, मादा चीटी, नर चीटी, मादा चीटी, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, नर कोयल, मादा कोयल आदि। जैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आया कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताइए, विकल्प में दिया है मगरमच्छी, मगरमच्छनी, मादा मगरमच्छ या इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या होगा? मादा मगरमच्छ, ठीक है। देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब हम इनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिखा रहे हैं तब हम लगा रहे हैं, लेकिन अब जैसे बात आए कि आपसे ऐसे पूछा जाए कि कोयल, कोआ, तोता, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, तो कोयल स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अब क्योंकि ये जो कोयल है इसमें नर और मादा तो अलग अलग है ना अपने, तो अगर मान लो वहां पे आपको बताना पड़ा कि ये नर है और ये मादा है, तो तब आप नर कोयल और मादा कोयल शब्द का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लो आपसे पूछा कि तोता का स्त्रीलिंग बताइए, तो तोता का स्त्रीलिंग आपको विकल्प में क्या मिलेगा? मैना। तो अरे तोती नहीं होता क्यों? अब मतलब, अब थोड़ा सा पलट के ही देख लो, तोता इसमें दिया हुआ है, इतना समझना है। तोता जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि तोता का लिंग बताइए तो आप बताएंगे कि पुल्लिंग होता है। अब इसका स्त्रीलिंग बताना है, तो यानी जो तोता प्रजाति है उसी प्रजाति में नर और मादा दोनों हैं, ठीक है, तो मादा तोता हो जाएगा। अब आपने कहा जैसे कि तोता का स्त्रीलिंग मैना हो गया, तो ये अदर कास्ट हो जाता है बच्चा। तोता और मैना की प्रेम कहानी जो पढ़ाई जाती है साहित्य में, वो अदर कास्ट के लिए है, यानी जाति इसकी कुछ और है, उसकी जाति कुछ और है, और उनके बीच में प्रेम हो जाता है, तो उसके लिए वो बताया जाता है। तो तोता का जो विलोम या तोता का स्त्रीलिंग मैना नहीं होगा। मैना स्त्रीलिंग है, उसका अगर पुल्लिंग बनाया जाएगा तो नर मैना हो जाएगा, और तोता का स्त्रीलिंग बनाया जाएगा तो मादा तोता हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। चलो एक जीएस का प्रश्न है आप लोगों से, ये बताइए, जो ये कोयल है, देखो जिनको पता है पुराने छात्र वो शांत रहेंगे, नए छात्रों को बताने देना। जो कोयल है, ये कोयल जो कूकती है,
तो वो कूकती है कि कूकता है, मतलब ये नहीं मतलब ये बताना है कि नर है कि मादा है, ये बताना है। जो कोयल पेड़ पर कूकती है, बोलती है, जो आपको सुनाई देती है, वो नर कोयल है कि मादा कोयल है? नर कोयल होता है, ठीक है, जो कूकता है। मादा कोयल कभी नहीं कूकती। फालतू की बातें ना किया करते, जो बता रही हूँ। अब थोड़ा बहुत डिस्कवरी भी देख लिया करो ये शॉर्ट वीडियो को छोड़ के, तो कुछ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा आपको। देखो ये एक मतलब आप लोगों को शायद ये फैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो कोयल कूकती है ना, जो आवाज़ करती है, वो नर कोयल होती है। और वो कूकती क्यों है? वो इसलिए गाती है कि कोई मादा कोयल उसकी आवाज़ पर रीझ कर उसके पास आ जाए और जोड़ा बनाए, तो इसीलिए। और वो एक बसंत के मौसम में ही, ठीक है। तो एक बात ये मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जाति ने अपनी इस बुद्धि के दम पर नारी को अबला रूप दे दिया है। अन्यथा कोई भी आप प्राणी उठाकर देख लो, सुप्रीम पावर जो है वो मादा है, ठीक है, हर जगह। और मादा को नर हमेशा रिझाने की कोशिश करता है, हमेशा। वैसे करता यहाँ मनुष्य में भी है, लेकिन दिखाता नहीं है या प्रकट नहीं करता है उस चीज को। मतलब ऐसा ये बताने की कोशिश नहीं करता कि हम मैं रिझा रहा हूँ, ये कहना वो उचित नहीं समझता कि कहीं ना कहीं उसका मेल ईगो हर्ट होता है उस चीज से। आप लोगों ने अगर देखा है, जैसे मान लो शेर आ जाए कहीं पर, अभी तक आपने ऐसा सुना है जंगल में कि जंगल में शेर राजा होता है और उसकी शेरनियां होती हैं ना? राज शेरनियां करती हैं, शेर आता है। अब मान लो कई 10-12 शेरनियां हैं और उनके झुंड में 2 शेर हैं। अब बाहर से कोई 2 शेर या 1 शेर आ जाए ताकतवर, और वो दावा बोले कि ये इलाका मेरा है, तो क्या करना होगा? उन शेरों से वो लड़ेगा, जो शेर वहां पे हैं। तो शेरनियां आराम से घेरा बना के बैठ जाती है, कहती है लड़ो, जो मरेगा वो जाएगा, जो जीतेगा हम उसके। तो वो अपना इलाका कभी नहीं छोड़ती, शेरनियां कभी अपना इलाका नहीं छोड़ती है। वहां पे जो आता है दावा करता है वो नर करता है। अब ऐसे ही हिरन में अगर कभी डिस्कवरी देखोगे तो पता चलेगा आपको, हमेशा जो हिरन होते हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं। जब बात आती है अपना जोड़ा चुनने की, तो सारी हिरनी चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं और नर आपस में लड़ते हैं। जो अपनी लड़ाई में दावा ठोकता है, अब जिस हिरनी को जो हिरन पसंद आएगा वो उसके साथ जोड़ा बनाते हैं। और आपने फिर ये देखा होगा कि ये पशुओं में भी ऐसा होता है कि एक हिरन के साथ 10-10, 20-20 या 15-15 इतनी हिरनियां होती हैं। ऐसे ही शेर में होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? वो है ताकत। तो जो अब सुनो, सुनो मैं बता रही हूँ। आप जैसे पुराने समाज को देखेंगे, तो पुराने समाज में आपने देखा होगा राजा की कई सारी रानियां हुआ करती थी। क्यों होता है? तो हमेशा किसी कवि ने कहा है कि जो सुंदरता होती है वो शक्ति का वर्ण करती है। अब जो आप ये इधर-उधर की बातें और ये सब करते हो ना, अभी इसका असली रहस्य आप लोगों को बता दे रही हूँ। जब ये टॉपिक आपका चल रहा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला, तो इसमें आप समझ लो कुछ। और आप शायद अगर अच्छी महिला को चाहते हो तो अपने अंदर भी शक्ति रख लेना। तो कहा जाता है, कवि ने कहा है कि सुंदरता शक्ति का वर्ण करती है, और सुंदरता का अभिप्राय यहाँ स्त्री से है और शक्ति का अभिप्राय यहाँ पुरुष से है। और हर समय, हर देश काल में सुंदरता और शक्ति, इन दोनों का मायने बदलते रहते हैं। प्राचीन समय में शक्ति का मतलब था जिस तरह से लोग लड़ा करते थे, राजा है, शक्तिशाली है या तगड़ा होता है। या आप आज भी आपने देखा होगा कि जो लड़के बॉडी बनाते हैं, अक्सर उनके पास लड़कियां बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो ये नेचुरल है, ये प्रकृति ने बना के भेजा है उनके पास, ठीक है। अब ये आपको सोचना, अच्छा वर्तमान समय में शक्ति का मायना जो है वो थोड़ा सा धन से बदल गया है, सरकारी जॉब से बदल गया है। यानी जिसके पास सरकारी नौकरी है तो मतलब कि उसके पास शक्ति है। तो अब जो सुंदरता है वो किसका वर्ण करेगी? शक्ति का। अब आप कई बार ऐसी वीडियो बनी है कि बहुत लड़का बहुत काला है, मोटा सा है, थुलथुल सा है, और बड़ी सुंदर सी लड़की है, कहते हैं अरे ना, कहते हैं कि इसने क्या देखा था? अरे उसने शक्ति देखी थी, समझ रहे हैं ना? तो आप लोगों को एक मतलब कह रही हूँ, पते की बात बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि सुंदरता आपके पास भी आए, तो अपने पास शक्ति इकट्ठा करो। और वर्तमान समय में जो महिलाओं की नजरों में शक्ति है वो लो। अब चलो मान लो आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे कैसे होता है? ये इतनी गलत गलत बात नहीं है, ये नेचर ने दिया है। क्यों ये कैसे आता है, इसके लिए भी आपको बता देती हूँ। थोड़ा नजरिया बदलना समाज में, चीजों को देखना। दरअसल कोई भी मादा, मैं स्त्री की बात नहीं करूंगी यहाँ पे, पूरे प्राणियों की बात कर रहे हैं। कोई भी मादा जो है, संतान उत्पत्ति की पावर किसको दी है? प्रकृति ने मादा को दी है ना। अब खुद ये सोचो, मान लो कि आपके पास ना कोई टैलेंट है और आपका बॉस आपको ये ऑर्डर दे कि तुम्हें अपने इस टैलेंट का प्रयोग करके ये वस्तु बनानी है, तो आप क्या सोचोगे कि मैं बेकार सी बना दूं या सुपर से सुपर बनाऊं? सुपर से सुपर आप ये सोचोगे। वहीं आप देखो कि जैसे किसान होता है, जब वो किसी खेत में बीज डाल रहा होता है, तो जब वो बीज डालता है तो बताइए कैसे, क्या कमजोर दुबले पतले कटे फटे बीज डालता है या उनको छांट के अलग कर देता है? जो तंदुरुस्त होते हैं, बढ़िया होते हैं, उनको डालता है ना। क्यों? क्यों?
ताकि उसकी भूमि को कोई बंजर ना कह सके, क्योंकि अगर उसने गलत बीज डाला तो उसकी भूमि को दाग लग सकता है कि इसमें तो पैदावार ही नहीं हो रही, लेकिन वो हुई किसकी वजह से? उस बीज की वजह से। तो ऐसे ही जो महिला होती है या स्त्री जो होती है, वो उसे संतान उत्पन्न करनी है, और संतान उत्पन्न करनी है तो उसको आने वाली पीढ़ी के लिए एक मतलब कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न स्पर्म चाहिए, और वो उसकी देखभाल मतलब उस चीज के बारे में कैसे पता करेगी? तो वो उसकी शक्ति से ही करेगी। जैसे आप मधुमक्खी में देखते हैं, मधुमक्खी में एक रानी मक्खी होती है और 30 से 35 नर होते हैं, और जब भी रानी मक्खी को संतान उत्पत्ति करनी होती है तो वो सारे नरों को बोलती है लड़ो, जो जिंदा बचेगा उसके साथ वो मिलन करेगी, उसकी संतान उत्पन्न करेगी। तो जो ताकतवर होगा, अच्छा होगा, वही तो बचेगा। तो वहां ताकत का खेल है। तो ये जो महिला होती है उसे ये लगता है कि भाई वो बच्चे पैदा करेगी, बच्चे पैदा करने के बाद उसके बच्चे को अच्छी परवरिश मिले, ताकतवर उसका जीन रहे, वो आगे किसी बीमारी में ना फंसे, किसी चीज में ना हो, उसे कोई असुविधा ना हो। तो वर्तमान समय में इसलिए धन साथ में आ गया है। तो तुम उल्टी ही लेके सोचते हो, हमेशा चीजें ही है। मैं जो बता रही हूँ मजाक वाली बातों से हटके आपको एक नॉलेज बता रही हूँ। तो अब ये सोचो कि अगर आप चाहते हो कि आपका तलाक ना हो, सुनो तुमने जो बात बोली है मैं कह रही हूँ, अब तुम ये चाहते हो कि तलाक ना हो, तो आपको अपने अंदर सुधार करना है। देखो तुम बहुत ज्यादा कमेंट करते हो लड़की पे। अब मैं तुमको एक बात सुनो, अब मैं तुमको एक बात बता रही हूँ, क्लास थोड़ी अलग चली जाएगी, लेकिन बात यह है कि तुम लोगों के दिमाग में ना कूड़ा भरा पड़ा है, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। गलत नहीं। हम्म हम्म क्या? हाँ। हम्म 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 देखो एक बात मैं बता रही हूँ, हिंदी में कहावत है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो चीज आपने देखी नहीं वो आपको सच्ची लगती है, जैसी बाहर आई है। अब मैं आपको अपने जीवन का एक उदाहरण देती हूँ अपने अनुभव में। एक ऐसे स्त्री पुरुष हैं कि उस पुरुष को अपनी स्त्री से रत्ती भर कोई मतलब नहीं है, और 3-4 साल हो गए, सुनो मैं तुम्हें बता रही हूँ, 3-4 साल हो गए, वो उस स्त्री ने अपना पूरा जान प्राण लगा लिया कि ये पुरुष मुझे पसंद कर ले, और वो पुरुष उसे पसंद नहीं कर रहा है, और वो स्त्री 3-4 साल से उसके साथ है। अब जब मान लो कि उसने पसंद ही नहीं किया, और उसके आसपास के सारे लोग जानते हैं कि दोनों कपल हैं, लोग ये सोचते हैं कि भाई दोनों कपल हैं, पति पत्नी हैं, साथ रह रहे हैं, और उनके अगर बंद कमरे में उनकी बात ये देखी जाए तो वो एक दूसरे के साथ शायद भाई बहन जैसे रहते हो ना, वैसे भी नहीं रहते, दो अजनबियों की तरह रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये बताइए क्या उस स्त्री की कोई नीड नहीं? अब नीड है, अगर वो छोड़ के चली जाए तो वो जो लड़का है ना पुरुष, वो पुरुष, अब मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि वो लड़की मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे अपनी चीजें बताई हैं, कुछ नाम नहीं ले सकती यहाँ पे, ऑनलाइन चल रहा है, तो उसने अपनी कुछ चीजें ऐसे बताई। अब वो जो पुरुष है वो अपने दोस्तों के सामने ऐसे दिखाता है कि मैं सब कुछ इस लड़की के लिए ही हूँ, पर अब अगर वो छोड़ के जाती है तो उसके दोस्त क्या कहेंगे कि बेवफा निकली, और बाहर जब न्यूज आएगी तो ये आएगी कि पत्नी तो डाइवोर्स दे गई है, जो भी होता है डाइवोर्स होता है। लेकिन जो परिस्थिति उसने मुझे बताई अपनी सारी चीजें, वो मुझसे पूछती है कि मैं क्या करूं। अब मैं सोचती हूँ, मैंने कहा भाई तुम, मैं अगर दूर से देखूं तो मैं कहूंगी कि छोड़ दो, लेकिन वो कहती है कि मैं उसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं इसे छोड़ने के बाद मैं किसी और को तो स्वीकार नहीं कर सकती, या तो मैं अकेली रहूंगी या तो फिर मैं इसी के साथ जीवन काट लेती हूँ। तो आप खुद सोचो कि ऐसे रिश्ते में अगर तलाक होता है तो आप इसको किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इस चीज के लिए? आपको तो बाहर एक ही बात आएगी कि तलाक हो गया उनके बीच में। तो ऐसे ही हमें नहीं पता कि समाज में किन्हीं के रिश्तों में क्या बात आती है, कैसे बिगड़ती है, कैसे मामला बिगड़ता है। अब ये वाली चीज मतलब मैंने थोड़ा सा उससे और पूछा तो मुझे पता चला कि वो जो लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड की शादी नहीं होके दे रही है, और उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिन्नतें करती है कि जब तक मेरी शादी ना हो तब तक मेरा साथ मत छोड़। अब उसके चलते में वो लगा हुआ है, जासूसी करने में पता चला। तो अब ये बताओ कि इसमें किसकी गलती है, किसको आप दोष दोगे जब रिश्ता बिगड़ता है? तो बेटा मैं आपको ये बताऊं ना, जो 3-3 बच्चों की माँ भी अगर छोड़ के किसी के पास जा रही है ना कहीं आपके आपसी रिश्ते में कहीं ना कोई लू फॉल है, तब जा रही है। तो जीवन में दूसरे का क्या हो रहा है इसके लिए कभी क्रिटिसाइज मत करना, तुम अपने के साथ क्या कर सकते हो ये डिपेंड करेगा। तुम्हारी जब शादी होगी तुम अपनी पत्नी को कितना प्यार देते हो, कितना ही है। अरे मेरे मम्मी पापा है, मैं देखती हूँ, मैंने 50 मतलब लाखों लड़ाइयाँ उनके बीच में ऐसी देखी है कि आप उनकी लड़ाइयाँ देख लोगे तो आप ये सोचोगे कि आपके बाद ये एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, और यहाँ 2 घंटे बाद अगर ना बोले तो फिर उनकी लड़ाई होती है कि बोले कैसे नहीं। तो उनका प्यार ये है कि उनको इतने दिन से होके वो चल रहे हैं। तो हम किसी दूसरे के ऊपर ना अपने रिश्तों की चीज़ों को या हम पूरे समाज के लिए नहीं कह सकते। तो मैं यही कहूँगी, मैं आप लोगों को यही समझाऊंगी कि मत करो ये सब चीज़ें कि तलाक हो रहे हैं या ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं। आज सोशल मीडिया के संपर्क में आने पे तुमको हर चीज़ की नॉलेज हो जा रही है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ गया है, ये हो गया है। इस चीज़ के बढ़ने के पीछे ना और भी बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, हाँ। चलो
आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ पूछना हो तो क्लास के बाद मिलना, ठीक है? तो बताऊंगी फिर तुम्हें जो भी पूछना है उसके बारे में, क्लास में मत टोकना। चलो देखो अगला पॉइंट देखो, प्राणियों के समूह को व्यक्त करने वाली कुछ संज्ञाएं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसी संज्ञाएं हमारी जो पुल्लिंग में होंगी, कुछ स्त्रीलिंग में होंगी। अब इसमें पढ़ाने वाला कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, सारे शब्द हैं, सारे आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। एक बार इन सबको एक बार पढ़ लेना तो ये आपके लिए मतलब दिमाग में रहेंगे कि ऐसे वैसे होता है। पॉइंट नंबर 5 आता है कि प्रायः पुल्लिंग शब्द में कुछ प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। इस पर स्टार लगा लीजिए। जैसे पहला पॉइंट था एक आपका, वो महत्वपूर्ण था, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5, और ये पॉइंट नंबर 3 भी आपके लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है? तो इसमें ये जैसे आनी प्रत्यय लगाकर सेठ में आनी लगाया तो सेठानी हो गया। अब देवर में अच्छा, यहाँ से ऐसे प्रश्न आता है कि देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है देव में रानी लगा है ऐसे करके, नहीं, इसमें देवर शब्द में आनी प्रत्यय लग के बनता है शब्द देवरानी। ई प्रत्यय लगाकर जैसे पुत्र से पुत्री, आ प्रत्यय लगाकर जैसे सुत से सुता, इन प्रत्यय लगाकर जैसे सुनार से सुनारिन, आइन प्रत्यय लगाकर जैसे ठाकुर से ठकुराइन, इका प्रत्यय लगाकर जैसे लेखक से लेखिका, वती प्रत्यय लगाकर जैसे बलवान से बलवती। अब इसमें प्रत्यय ना चेंज हुआ है, बल में वान प्रत्यय लगकर पुल्लिंग बना है और बल में वती प्रत्यय लगाकर उसका स्त्रीलिंग बना। ऐसे ही भगवान से भगवती, धनवान से धनवती। मति प्रत्यय लगाकर, मति यहाँ पर जैसे बुद्धिमान, तो यहाँ मान हटाकर मति लगा दिया तो बुद्धिमती। श्रीमान में श्रीमती। आगे आता है ईया प्रत्यय लगाकर, जैसे बंदर में बंदरिया, बूढ़ा से बुढ़िया। नी प्रत्यय लगाकर जैसे मोर से मोरनी, शेर से शेरनी। तो ये हमारे स्त्रीलिंग प्रत्यय हो जाएंगे। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, अरबी फारसी उर्दू के अन्य शब्दों में कुछ पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द आपको देखना है। एक तो आपको यहाँ पता चलेगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, और दूसरा आपको पता चलेगा कि ये उर्दू वाले शब्द हैं, ठीक है? तो विदेशी शब्द के अंतर्गत ये सारे शब्द आते हैं, तो इनको भी लिस्ट में पढ़ लेना, पता चलेगा आपको। फिर अरबी फारसी उर्दू के ता अंत वाली कुछ संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे दिया है स्त्रीलिंग संज्ञा में जैसे मोहब्बत, शोहरत, इज्जत, जिल्लत, किल्लत, शरारत, हिफाजत, इबादत, नसीहत, बगावत, हुज्जत, जुर्रत, कयामत, नजाकत, गनीमत। ये सारे शब्द जो हैं क्या हैं? स्त्रीलिंग है। अंग्रेजी के कुछ शब्द पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। वैसे अंग्रेजी के शब्दों जो आपके अक्सर अंग्रेजी में होते हैं उसी तरह के हिंदी में भी प्रयोग हुए हैं, ठीक है? तो वो आपको पता चल जाएगा वहाँ से। पॉइंट नंबर 9 जैसे दिया है, एक बार पढ़ने वाला पॉइंट है ये। कुछ सब्जियां या खाने पीने के सामान या किराने की चीजें या बर्तन या वस्त्रों के नाम कुछ पुल्लिंग होते हैं तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, और इनकी लिस्ट दी हुई है, तो इनको एक बार सबको पढ़ लेना, ठीक है? इसके बाद पॉइंट नंबर 10 आता है, शरीर के अंगों के कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं तो कुछ पुल्लिंग होते हैं। जैसे दिया हुआ है पुल्लिंग शब्द में आ गया सिर, माथा, बाल, कान आदि, और स्त्रीलिंग में जैसे आंख, नाक, जीभ, चोटी, दाढ़ी, मूछ आदि। अब कई बार ऐसा डाउट आता है कि मैम दाढ़ी मूछ तो लड़कों के होती है, फिर ये स्त्रीलिंग कैसे हो गई? तो ध्यान रखना, इससे मतलब नहीं होता कि कौन सा अंग कहाँ पे है, क्या है, किसके पास है, नहीं। यहाँ पे अंगों की बात हो रही है। अब जैसे मान लो सिर होता है, सबके पास होता है, स्त्री के पास भी पुरुष के पास भी, ठीक है, लेकिन वो पुल्लिंग है। तो ऐसे ही दाढ़ी और मूछ ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे शब्द दिया है जैसे आभूषणों के कुछ नाम पुल्लिंग तथा कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो आभूषणों में आता है जैसे, अच्छा एक शब्द बताइए, आरसी का मतलब क्या होता है? गाड़ी वाली आरसी किसको कहते हैं? आरसी मिरर, शीशा। आपने कहावत सुनी है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस लोकोक्ति का अर्थ ये होता है कि हाथ में कंगन पहनने के लिए आपको आरसी देखने की जरूरत नहीं होती, मतलब शीशा देखने की जरूरत नहीं होती। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसे भले ही फारसी आए ना आए, अगर वो थोड़ा दिमाग लगाएगा तो वो उसको समझ सकता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि जो पढ़ा लिखा है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आगे आता है पॉइंट नंबर 12, कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द। यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे दिए हैं जो आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द बने हैं, परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका, शिक्षक का शिक्षिका, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग आ जाता है ऋषि का, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग गुरु माता, या कभी कभी गुरुआनी शब्द भी आ जाता है, ठीक है? शब्द है महोदय, महोदय का महोदया, अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री, स्त्रीलिंग आ जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 दे रहा है, कुछ ऐसे शब्द जिनका लिंग बदलने से अर्थ बदल जाता है, यानी एक से अधिक लिंग उनमें पाए जाते हैं। कहें कि स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं, लेकिन अर्थ बदल जाते हैं हर बार। तो आप ये नहीं कह सकते कि फिर ये उभयलिंग हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अर्थ बदल रहा है तो मतलब उनका सेंस बदल जा रहा है। शब्द है हार, जब स्त्रीलिंग होता है तो उसका अर्थ होता है पराजय, और जब हार का मतलब पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग रूप में देखें तो गले का हार यानी गले का आभूषण।
जैसे मार शब्द है, जब स्त्रीलिंग होता है तो पिटाई करना इसका सेंस होता है, और मार शब्द जब पुल्लिंग में रखते हैं तो कामदेव का पर्यायवाची होता है, ठीक है। जैसे पीर शब्द है, जब स्त्रीलिंग होता है तो इसका मतलब पीड़ा या दर्द होता है, और पीर का अगर पुल्लिंग में रखें तो इसका मतलब देवता या सिद्ध पुरुष हो जाता है। तो जैसे हार, मार, पीर, ये शब्द हमारे क्या हो गए, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी होते हैं, लेकिन अर्थ बदल जाते हैं इनका लिंग बदलने पर। तो यहाँ पे जो परीक्षा में प्रश्न आएगा वो यही आएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका अर्थ मतलब लिंग बदलने पर अर्थ बदल जाता है, तो आपको विकल्प में देखना होगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट है लिंग, ये समाप्त हो जाता है, और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपकी अभ्यास पुस्तक में दिए हुए हैं ये, तो घर जाके अपडेट ही है। अपडेट कौन सा अपडेट? अच्छा, ये यूपी वाला, तो इसमें तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग ये ले लो, और यूपी वाले जो क्वेश्चन अभी हुए हैं इनका मैं आप लोगों को क्लास में करा दूंगी अभ्यास, पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें कौन सी बात है। ये तो पीडीएफ मिल जाएगी, प्रश्न उत्तर जो भी जो कैंसिल हुए थे ये भी, और आरओ वाले जो हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए लिंग, अब जो वचन है, वचन करना इस लिंग पर ही आधारित है। आप वचन तभी सही से कर पाएंगे जब आपको उस शब्द का लिंग पता होगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ठीक है। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा वचन। अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट है संज्ञा और लिंग शब्द से, तो बताइए, कोई डाउट हो अगर, पढ़ा घर जाके?